बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और बहुत मज़े कर रहे होंगे लॉकडाउन में। तो मज़े भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, दोनों चीज़ें करनी है बेटा हमको। तो कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 में हम आ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन के पार्ट 1 में हमने बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यूट्यूब पर तुम टाइप कर सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय दीपक ढलवाल सर। तो वहाँ तुमको मिल जाएगा पूरा टॉपिक पार्ट 1 का। तो पार्ट 2 में हम एंटर हो रहे हैं अब, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्लेटिंग इफेक्ट तक, क्लेट इफेक्ट तक सब कुछ पढ़ लिया था, है ना। क्लेट इफेक्ट के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और बहुत सारी छोटी छोटी टर्म हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जिस टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिखूंगा बार बार, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड बाय द मेटल। क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। द टोटल number of ligands attached by the central metal ion, मतलब सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच है वही उसका होगा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है यहाँ पर Fe CN6। अच्छा, मैंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ लिखे हुए हैं, सब पता लग जाएगा क्यों लिखे हैं, काम आने वाले हैं। क्योंकि सब के सब जो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, उसमें या ऑक्सीडेशन स्टेट आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें दोनों में सारे कंपाउंड्स के बारे में बहुत कुछ सिखा दूंगा। तुमको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच बाय द सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु से कितने लिगेंड अटैच है वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये रहा सेंट्रल मेटल मेरा, ये हमने सिखा रखा है, ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन है। ओके, ये हमारे क्या हो गए, लिगेंड हो गए। ओके, इसको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको भी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ये इसको आयनाइजेशन चैम्बर भी बोलते हैं, ये आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं, है ना, काउंटर आयन बोलते हैं। अभी मेरी डेफिनेशन पे आओ। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच बाय द सेंट्रल मेटल आयन, इस सेंट्रल मेटल आयन से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है, 6। तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। इतना सिंपल सा है। जितने नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसको काउंट नहीं करना है, ये तो काउंटर आयन है बाहर की तरफ। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NiCl4-2, ठीक है, NiCl4-2 सेंट्रल मेटल से कितने लिगेंड अटैच है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। और एग्जांपल से देखते हैं, बेटा, घबराओ मत, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं तुम्हारे पास, ये अच्छा एग्जांपल, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। CO EN होल थ्राइस +3। अब EN को कंफ्यूज नहीं होना है हमको, जैसे लेक्चर नंबर 1 देखा है उसको पता है EN क्या होता है। EN होता है इथिलीन डायअमीन, ऐसा। और मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताया पूरे का, जब मैंने क्लेट इफेक्ट पढ़ाया था, पूरे का स्ट्रक्चर बना के बताया मैंने। क्लेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
तो वही हमको यहाँ ध्यान रखना है, ये एक बाइडेंटेन लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेन लिगेंड है। तो अगर मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है तो हमको पता है ये बाइडेंटेन लिगेंड है, और कितने हैं टोटल, 3 है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 6 हो गए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 6, क्योंकि इट इज अ बाइडेंटेन लिगेंड। एक में 2 डोनर एटम है, तो 3 में कितने होंगे, 6 होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। अच्छा दूसरी बात, एक नोट डाल के एक बात भी लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी है, सेंटर मेटल आयन की प्रॉपर्टी है। मतलब जब भी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको पूछा जाएगा तो वो हमेशा सेंटर मेटल का पूछा जाएगा, और किसी का नहीं पूछेगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में होनी चाहिए थोड़ी। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PTNS3 6Cl4, what is the coordination number of central metal ion? या मैं सीधा ही बोलूँ what is the coordination number of this compound, तो तुम सीधा बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सर इसको भी काउंट करे क्या, नहीं काउंट करे बेटा, वो तो काउंटर आयन है, या आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद आयनाइजेशन स्पेयर में है, उसको काउंट नहीं करना है हमको, खाली लिगेंड को काउंट करना है। कितने नंबर ऑफ लिगेंड मेटल्स अटैच है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इट इज सिंपल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6 होगा। और देखें, देखो यहीं से एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं सारे, तुम लोग फटाफट से कॉपी में लिख लेना इसको, बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे K4NiCN4, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, बताओ जरा फटाफट से, पॉज करके वीडियो को खुद निकाल के बताओ। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, नहीं, ये तो आयनाइजेशन स्फीयर में है, और मैंने डेफिनेशन बताया है कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विद द मेटल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 4 होगा। ऐसे ही इतने सारे एग्जांपल्स के तुम घर के देखना, सबके कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं पे कोई भी एग्जांपल में कोई भी डाउट हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, ओके, कमेंट सेक्शन में भेज देना, या मैं मेरी फेसबुक की आईडी भी नीचे मेंशन कर दूंगा, you can send your doubt here, okay। तो ये सब एग्जांपल्स में तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखने हैं, और बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर का। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विद द मेटल इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन नंबर, खत्म कहानी, ठीक है। इसके बाद वाली कहानी पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, या ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम खाली इनकी ही बातें करेंगे अभी बस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, कि अगर मैं, ठीक है, दूसरी बात यहाँ भी नोट डाल दो, वही बात, कौन सी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर मेटल, ये भी सेंटर मेटल आयन की प्रॉपर्टी है, केंद्रीय धातु की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दोनों ही ध्यान रखना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर हो, ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे भी नोट करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर हो या कोऑर्डिनेशन नंबर हो, दोनों ही क्या होती है, सेंट्रल मेटल की प्रॉपर्टी होती है। चलो सीखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने ये लिया K4Fe(CN6), ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कि अगर मैं यहाँ से सारे लिगेंडों को बाहर कर दूं और सारे कैटायंस को बाहर कर दूं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से सारे लिगेंड्स, आयन या सारे कैटायन, एनायन, कुछ भी हो, सबको बाहर कर दूं, तो टोटल सेंट्रल मेटल पे कितना चार्ज बचेगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बड़ी सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से सब लिगेंड को या सब कैटायंस को बाहर निकाल दूं, तो टोटल सेंट्रल मेटल पर कितना चार्ज बचेगा, वही उसका क्या होगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके बच्चों, तो जैसे
अगर मेरे को यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल मेटल की, ऑब्वियसली बात है इसकी निकालूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी होती है। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा। सबसे पहला काम तो इसको तोड़ दो। जैसे मैं इसको डिसोशिएट करूंगा तो हमको पता है यहाँ पर ये 4K पॉजिटिव में टूटेगा क्योंकि आयनाइजेशन चैम्बर और कौन सा चैम्बर होता है ये तो आयनाइजेशन चैम्बर हो गया हमारा, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर इसको अलग करना है तो ये जाएगा यहाँ पर FeCN6 +4 चार्ज इधर है, 4 प्लस का चार्ज इधर है। भाई 4K प्लस मतलब क्या है, 1 प्लस 2 3 4। इसका मतलब ये नहीं है बेटा, तुम लोग कोई भी इसका मतलब ये मत समझना, ये तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि पोटेशियम एक एल्कलाई मेटल है, क्षार धातु एल्कलाई मेटल है। एल्कलाई मेटल पर चार्ज हमेशा +1 ही होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे नहीं सोचना इसको। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, 4 पॉजिटिव का चार्ज यहाँ है तो 4 नेगेटिव का चार्ज यहाँ होगा बैलेंस करने के लिए। 4 पॉजिटिव का चार्ज यहाँ है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 नेगेटिव का चार्ज यहाँ होगा। अब जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको मान लेते हैं बेटा x। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको मान लेते हैं x। 11th क्लास में भी तुम सीख के आए हो, जिसने नहीं सीखा हो यहाँ सीखो, कोई बात नहीं। साइनाइड का ध्यान करो, साइनाइड मैंने बताया था एक मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है ना। साइनाइड क्या होता है, मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है और निगेटिव लिगेंड होता है जिस पर कि चार्ज कितना होता है, -1। साइनाइड पर चार्ज कितना होगा, -1। और यहाँ कितने साइनाइड है, 6 बराबर में। टोटल चार्ज ब्रैकेट के बाहर कितना है, -4। तो x -6 इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 + 6, x इज इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पर Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है, वापस समझाता हूँ। तोड़ा हमने पहले इसको 4K पॉजिटिव में टूटा और 4 माइनस उधर गया, इसकी निकालनी है उसको x माना। एक साइड पर चार्ज होता है -1 तो 6 तक कितना होगा, -6। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है उसको इक्वल टू के उधर लिखते हैं -4। अगर कुछ नहीं होता तो 0 लिखते हैं। अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो हम कितना लिखेंगे, 0। अब एग्जाम्पल में बताऊंगा आगे। सॉल्व किया, कितना आंसर आया, +2। और यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अनदर वे, लाइक जैसे देखो मेरे को यहाँ पर निकालना है इसका। हमको पता है एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1। तो 4 पर कितना हो गया, +4। इसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मान लिया x। साइनाइड 6 है, एक पर होता है -1, 6 पर कितना हो गया, -6। टोटल चार्ज कितना हो गया, ऊपर बाहर 0। अभी तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे था तो हमने लिखा, यहाँ पे नहीं है तो 0। x को निकालना है तो सीधा सीधा आंसर कितना आएगा, +2 ही तो आएगा। तुम दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस मेथड से चाहे उस मेथड से, जो तुमको इजीएस्ट फॉर्म लगे उससे करो। आंसर दोनों में ही सही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। और एग्जांपल लेंगे भी, देखिए एग्जांपल किया हमने और बेहतरीन एग्जांपल से सीखेंगे इसको। चलो सब सॉल्व करेंगे, इसमें लिखे हुए जितने भी है। FeCO5, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको मान लिया हमने x। CO कार्बोनिल, याद करो एक्वा एमीन कार्बोनिल आर द न्यूट्रल लिगेंड्स जिन पर की चार्ज होता था 0। तो यहाँ पर 0, ऊपर पर चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पर Fe पर कोई चार्ज नहीं है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है, 0 बटा सन्नाटा 0। और लेते हैं K4 NiCN4। अच्छा अब मैं सिंपलेस्ट वे में निकालूंगा, मेरे को पता है कैसे। तुम कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को ये तरीका बेस्ट लगता है। देखो +4 इसकी निकालनी है, माना x -4, एक साइड पर -1, 4 पर -4, 0। चार्ज ऊपर कुछ दिख रहा है नहीं तो 0 लगा दो। x इज इक्वल्स टू +4 -4, ये तो जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अच्छा तुम कंफ्यूजन होगी, दूसरे तरीके से करके देख लो। देखो ये टूटेगा 4K पॉजिटिव में, इधर टूटेगा ये NiCN4 -4 में। x
-4 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 4 कितना आया? दोनों ही तरीके से आंसर कितना आया इसका? 0 ही तो आया बेटा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो गई? 0 हो गई। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये ले लें K3FeC2O4 का होल थ्राइस। अच्छा, C2O4 क्या है? ऑक्सीलेटो बाइडेंटेंट लिगेंड। याद करो, C2O4 ऑक्सीलेटो। स्ट्रक्चर बना के बताऊं इसका। C2O4 क्या है? ऑक्सीलेटो है, एक बाइडेंटेंट लिगेंड है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने पहले भी। ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हमको चार्ज दिख रहा है कितना? -2 का, है ना? तो 3 पॉजिटिव, x इसका निकालना है। -2 × 3, ऊपर चार्ज कितना है? 0, यही तो होगा। 3 + x, 3 2 = 6, 0। x को निकालना है तो +6 - 3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Fe है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा समझ लो अच्छे से एक बार, और जितने भी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, तभी जाके ये सॉल्व होंगे तुमसे। दूसरा तरीका हमारा कौन सा है? ये 3K पॉजिटिव में टूटेगा और FeC2O4 का होल थ्राइस ये 3 नेगेटिव में आएगा। अच्छा, ये 3 पॉजिटिव है तो बैलेंस करने के लिए 3 नेगेटिव तो आएंगे। इसको माना x, चार्ज दिख रहा है तुमको कितना है? -2 है। -2 × 3, ब्रैकेट के बाहर चार्ज कितना है? -3 हो गया। ठीक है बेटा, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6। आंसर देखो बिल्कुल सेम ही तो आ रहा है। कहीं से भी निकालो, कैसे भी निकालो, दोनों ही मेथड है तुम्हारे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आराम से सीख सकते हो तुम, और सीख गए होंगे अब तक। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और 2-3 एग्जाम्पल यहाँ से उठाओ, करके देखो खुद से हो रहे हैं क्या। खाली तुमको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेंट है, कौन सा लिगेंड बाइडेंटेंट है। और ये तुमको कब पता पड़ेगा बेटा? जब तुम एग्जाम्पल्स को देखोगे, बुक से पढ़ोगे, लर्न करोगे। 2 क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख रखे हैं, एक तो ये ट्रिपल में आया हुआ है और एक IIT में आया हुआ है। दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं। ये ट्रिपल वाला तो अभी हमने सॉल्व कर लिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था? यहाँ पर 0 आया था। IIT वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। FeH2O5 NO और SO4। ठीक है, अब SO4 पर भी चार्ज कितना होता है क्वेश्चन में उठता है, तो SO4 पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तोड़ के करना है तोड़ के कर लो, सीधा करना है सीधा कर लो। इसका निकालना है हमको x। एक्वा न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है मतलब उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड पर चार्ज कितना होता है? 0। तो 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अंडा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अंडा ही आएगा ना भाई। NO पर चार्ज होता है +1, SO4 पर चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0। SO4 -2 था, तो x इज इक्वल टू, अगर इसको निकालना चाहे तो हम देखो -2 को उधर भेजो +2, +1 को जो -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा इसका 1। दूसरे वे से निकालना चाहो दूसरे वे से निकाल दो, डिसोशिएट करो। FeH2O5NO +2 और ये टूटेगा SO4 -2 में। x 0 +1 इज इक्वल टू +2, x +1 इज इक्वल टू +2, +2 -1 कितना आया आंसर? 1 ही तो आया। बोथ द आंसर विल बी सेम। दोनों ही आंसर क्या है हमारे? एकदम सेम है।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका मैंने दोनों वे से समझाया है। दोनों ही वे बहुत ही अच्छे हैं। आई होप सो तुमको समझ में भी आ गए होंगे, तुमको लर्न भी हो गए होंगे। अब तक तो इतने सारे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं बोर्ड पे सामने, तुम लोग सब स्ट्रक्चर को ट्राई करना। जितने स्ट्रक्चर तुम ट्राई करोगे उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिस होगी, उतना ही तुम्हारा डाउट ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ही तुम्हारा डाउट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। एक और तरह के लिगेंड जो होते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं बेटा फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। कौन से लिगेंड के बारे में बात कर रहा हूं मैं? फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड, ये भी एक तरह के लिगेंड होते हैं। जैसे हमने पढ़े ना पहले भी, कौन कौन से लिगेंड पढ़े हमने? मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, एम्बीडेंटेंट लिगेंड। वैसे ही ये भी एक तरह के लिगेंड होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। अब फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं? वो लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? विच कैन चेंज, विच कैन change their denticity। क्या बोला मैंने? जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर देते हैं वो वाले लिगेंड हमारे क्या कहलाते हैं? फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड कहलाते हैं। एग्जांपल्स के लिए तुम फटाफट से नोट करो, SO4-2, CO3-2, CH3 COO नेगेटिव और NO2-। ये सारे एग्जांपल हैं इसके फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड के, है ना। मतलब डेंटिसिटी को कैसे चेंज करते हैं? मतलब कभी तो मोनोडेंटेंट की तरह बिहेव करेंगे, कभी बाइडेंटेंट की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एम्बीडेंटेंट लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल CO NH3 SO4Cl। यहाँ पर ये जो SO4- है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मोनोडेंटेट की तरह। बट अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, COEN का होल ट्वाइस SO4Cl, देखो 5 और 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। यहाँ पर देखो 3 दूनी, इसका होता है 2 दूनी 4, है ना। इसका होता है कितना? 2 होता है 4, और यहाँ पर ये एक और आ गया इसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 होना है टोटल इसको, तो 4 तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? वापस समझो। यहाँ पर देखो, हमको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, फिक्स 6 होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिगेंड हमारे पास थे, एक SO4 मिला, तो यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव किया। पर यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हुआ, तो हमको 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर SO4 ने किसकी तरह बिहेव किया? बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव किया। तो ऐसे लिगेंड्स हमारे कहलाते हैं फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। ये भी फ्लेक्सीडेंटेंट है, ये भी फ्लेक्सीडेंटेंट है, ये भी फ्लेक्सीडेंटेंट है, और ये भी फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड है। ये थे हमारे फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, तो अब बेसिक काम हमारा काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। मतलब हमने बहुत हद तक इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म्स जो है वो हमने सीख ली है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लिगेंड क्या होंगे, कौन से टाइप के लिगेंड होंगे, कैसे कैसे लिगेंड होंगे, क्या क्या वो शो करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनको किसी फेयर कॉपी में उतारो, सॉल्व करो। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही ज़्यादा हमको फल मिले, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मैंने पढ़ाया, तुमने मेरी बातें सुन ली और तुमको सब कुछ समझ में आ गया। समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन जब तक उसको कॉपी पे नहीं लिखोगे तब तक क्लियर नहीं होगी चीज़ दिमाग में। अभी सब समझ में आएगा बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर रिवाइज नहीं करोगे, थोड़े दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो सब भूल जाओगे। तो हम थ्योरीज पर आ रहे हैं अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो हमारे सिलेबस में अभी जो इसकी 3 तरह की थ्योरीज है। एक तो वर्नर थ्योरी आई थी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए। दूसरी थ्योरी जो आई थी वो हमारी आई थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरी
थ्योरी जो थी हमारी वो थी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमको तीनों थ्योरीज पढ़नी है और तीनों थ्योरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम। हम सबसे पहले जो थ्योरी चालू करने वाले हैं बेटा वो है हमारी वर्नर्स थ्योरी। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझाने का प्रयास किया था। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने की कोशिश की थी सर्वप्रथम। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो तरह की वैलेंसीज होती है। एक होती है बेटा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। According to the Werner, metals have two types of valency. First is a primary valency and second is a secondary valency. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्या क्या बताया वर्नर ने, वो हम कुछ एक पॉइंट से जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है और ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़े हैं अभी, जो मेटल पर चार्ज होता है ना। एंड दिस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये किसके इक्वल होगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगी। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमको ये याद रखना है कि दिस इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी बात, ये जो होगी प्राइमरी वैलेंसी, क्या ये आयनाइजेबल होगी या नॉन आयनाइजेबल होगी? तो बताता हूं तुमको। ये वाला जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, आयनाइजेबल होती है और ये नॉट आयनाइजेबल। कैसे 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 समझाएंगे इस बात को कि प्राइमरी वैलेंसी आर द आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर द नॉन आयनाइजेबल। मतलब आयनाइजेबल मतलब क्या है इसका, इसमें चेंज होता है, किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो एक ही बात है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि हमको पता है Fe+2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, लेकिन ये जो है इसमें कभी नंबर में चेंज नहीं होगा। तो नॉट चेंज, सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये इक्वल होगी ऑक्सीडेशन नंबर के और ये इक्वल होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के। सेकंड पॉइंट ये आयनाइजेबल होगी, मतलब इनमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा, मतलब प्राइमरी वैलेंसी चेंज होती रहेगी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, इनमें कभी कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं होगा, जो जिसका है वो वही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तीसरी बात, डू नॉट प्ले एनी रोल टू डिसाइड जियोमेट्री। जियोमेट्री को डिसाइड करने में ये कोई भी रोल प्ले नहीं करती है प्राइमरी वैलेंसी। एंड इट्स डिसाइड जियोमेट्री, यही तो जियोमेट्री। तो बेटा जियोमेट्री कैसे पता पड़ेगी, जब वीबीटी पढ़ोगे तभी पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा वो उतनी ही जियोमेट्री डिसाइड करेगा। एक लास्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ लेते हैं फटाफट से। दिस इज ड्यू टू एनायंस, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर एनायंस की वजह से होगी। एंड दिस इज ड्यू टू लिगेंड्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों में, तुमको ध्यान रखने हैं बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो वर्नर ने बताई थी वो क्या होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हमने वर्नर थ्योरी में पढ़ा है। एक्चुअली वर्नर थ्योरी जो थी वो किसी भी स्पीशीज़, कोऑर्डिनेशन स्पीशीज़ या फिर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताती थी कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है ना। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी हमारे पास, तभी तो हमारे पास नई थ्योरीज आई। ये फटाफट से डाल दो, तुम्हारे नोट्स बनाने के काम में आएंगे।
तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी इसके बारे में, मतलब इतना कुछ नहीं बता पाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, है ना। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नई थ्योरीज आती है। अब हमने पढ़ा है, जैसे जैसे हम साइंस में पढ़ते जाते हैं आगे, तो लिमिटेशंस होती रहती है। और लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नई नई थ्योरीज आती है। लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नई नई थ्योरीज आती रहती है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं तुमसे, हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लो प्लेटिनम NH3 और Cl4। मैं इसको रफ कर लेता हूँ जैसे सब। हमारे पास मान लो एक कंपाउंड है ना। मैं तुमसे पूछूं बेटा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? तो तुम बोलोगे सर इसकी प्राइमरी वैलेंसी तो कितनी होगी, निकालनी पड़ेगी। देखो x माना इसकी तो 4 होगी। कैसे निकाली मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है ना, x इज इक्वल्स टू प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, +4 हो गया। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी, वो कितनी है इसकी, 6 लिगेंड अटैचेस है। दूसरी बात मैं बोलूं, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको एक AgNO3 के सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इसको एक AgNO3 के सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दूं, डिसॉल्व इन AgNO3 सोल्यूशन, तो मेरे को कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मिलेंगे, है ना, मेरे को कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो जैसे ही मैं इसको इसके सोल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर जो ये 4 क्लोराइड आयन है, ये क्या करेंगे, Ag से रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन 4AgNO3 से करवाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4AgCl है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है इनका, और सोल्यूशन में बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर। तो सीधा सीधा मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वो कितने क्लोराइड आयन मिलेंगे यहाँ पर, 4 क्लोराइड आयन मिलेंगे मेरे को यहाँ पर। कितने क्लोराइड आयन मिलेंगे मेरे को, 4 क्लोराइड आयन। चलो थोड़ा चेंज करते हैं इसको, प्लैटिनम NH3 5Cl और बाहर मैंने कर दिया Cl3। अभी भी इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है बेटा, 4 ही रहेगी। निकाल के देख लो, नहीं यकीन होता है तो -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये भी माइनस में हो जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 4 हो जाएगी, ये 6। और मेरे को यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। मेरे को यहाँ पे कितने क्लोराइड आयन मिलेंगे, 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। और यहाँ पे बचेगा क्या, रेस्ट, Pt प्लैटिनम NH3 6+4, है ना। 4 क्लोराइड बाहर निकल गए, 4 पॉजिटिव रह गया ऊपर। नीचे वाले में क्या बचेगा, प्लैटिनम NH3 5Cl और प्लस का 3 चार्ज। और देखो आगे देखते जाओ, प्लैटिनम NH3 4Cl2 और बाहर भी Cl2, ये तो सेम रहेंगे। निकाल के देख लो, नहीं यकीन होता है तो ये भी सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा। यहाँ पर मेरे को 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, मतलब जो कि प्रेसिपिटेट बनाएंगे Ag से रिएक्ट करके, AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, Pt NH3 4Cl2 और चार्ज आ जाएगा यहाँ पे +2, ठीक है। और देखो Pt NH3 3Cl3 और बाहर एक क्लोरीन रख दिया मैंने, अगर ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर मेरे को 1 क्लोराइड आयन मिलेगा जो कि AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। और यहाँ पर कितना रह जाएगा मेरे पास, CH3 4Cl2 और +1 चार्ज। सबको अंदर लिया, NH3 3Cl4 4 6 0 और चार्ज भी कितना रहेगा, Pt NH3 4
Cl4 चार्ज भी रहेगा 0। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है सबकी देखो एकदम सेम रही है। अब जो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो तुमसे कैसे पूछेगा, वो पूछेगा कि अमंग द 4 कंपाउंड दे देगा, अमंग द फॉलोइंग विच शोज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अमंग द फॉलोइंग इन 1 2 3 4 5 में से कौन ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, कौन ज्यादा चालकता प्रदर्शित करेगा, अमंग द फॉलोइंग विच शोज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। फटाफट मेरा क्वेश्चन लिख लो, क्या बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन मेरा, among the following which shows maximum conductivity। तो बेटा सीधा सीधा हमको पता है कंडक्टिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ आयंस के। ये तो हमने पढ़ा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। और तुमको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस कहाँ दिख रहे हैं, आई थिंक यहाँ दिख रहे हैं। तो आंसर विल बी द फर्स्ट वाला कंपाउंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पूछ लेगा अमंग द फॉलोइंग विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज अमंग द फॉलोइंग विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो दिस इज द कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर सीखा हुआ होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पे करवाए हैं। ओके, तो ये वनर्स थ्योरी तक अभी हम लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। अगला लेक्चर जो आएगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो कि आएगा वीबीटी पर। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी है, वो हम थोड़ा बाद के लेक्चर में देंगे इसके। अभी तुम जो चल रहा है फ्लो में वो चलने दीजिए, है ना। तो वीबीटी पे आने वाला लेक्चर जिसके एग्जाम में क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात। वीबीटी के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो हमको उसका वो भी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उसके बाद CFT भी पढ़नी है, दोनों तीनों लेसन हमको पढ़ने हैं वहाँ पर बेटा। दूसरी बात, पढ़ाई अपनी स्टॉप मत कीजिए, अभी बहुत अच्छा टाइम मिला तुमको पढ़ने के लिए, तो आराम से पढ़िए बेटा, है ना। छोटे मोटे डाउट जो भी आते हैं वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर मैं नीचे फेसबुक की ID मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम की ID मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछिए, जितने भी तुम्हारे पास डाउट्स होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कोई बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, तो बहुत बच्चे पूछते भी हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इस टाइम का सदुपयोग कीजिए, है ना, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। अभी जो टाइम है ये वापस नहीं आएगा, है ना। अभी हमको इतना टाइम मिल रहा है, खेलने के लिए भी टाइम मिल रहा है हमको, है ना, और हमको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल रहा है, तो इसका यूटिलाइज़ कीजिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा बच्चों तक हम घर घर तक ये स्टडी पहुंचा सकते हैं, हमारा उद्देश्य मेन यही है। तो सभी बच्चों को शेयर कीजिए, जो बच्चे पढ़ने की चाह रखते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिनमें जिज्ञासा है, पढ़ने की क्यूरियोसिटी है, उनको शेयर कीजिए प्लीज़, उनको बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।